डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हम नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पेश आएगी उसके मुतालिक कुछ बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है उसमें बहुत डिटेल से बहुत सारी चीज़ें हैं। नीट के एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग है, हॉल टिकट एडमिट कार्ड के मुतालिक है, फिर एग्ज़ाम के मुतालिक है, ओएमआर शीट के बारे में है, एग्ज़ाम के बाद जो रैंकिंग है उसके बारे में है, ऑल इंडिया रैंक जो दिए जाते हैं, ये बहुत डिटेल से बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। आज हम सिर्फ जो है एप्लीकेशन फॉर्म में किन चीज़ों की ज़रूरत पेश आएगी उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो नंबर 1 जो है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको फिल करना है तो उसमें 10th की मार्कशीट में जिस तरह नाम लिखा होगा वैसा ही लिखना होगा। आपको आधार कार्ड या और कोई डॉक्यूमेंट को नहीं देखना है। आपको फॉर्म भरने के वक्त 10th की मार्कशीट को ही फॉलो करना है। उसमें पहले जैसे स्टूडेंट का नाम है तो स्टूडेंट का नाम ही आएगा, फादर नेम में फिर 10th की मार्कशीट में जिस तरह फादर का नेम है वो उसमें आएगा और मदर का नेम जिस तरह है उस तरह आएगा। 10th की मार्कशीट में तो नहीं होगा मदर नेम, लेकिन जो और डॉक्यूमेंट्स में आपका मदर नेम जो हो उसको आप मदर नेम जो भी है वो लिखना है और आपकी सरनेम जो है वो लिखना है। आधार कार्ड में सरनेम आगे हो पीछे है उससे आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो नंबर 1 10th की मार्कशीट चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट। बहुत सी मर्तबा वो मार्कशीट के पीछे ही पासिंग सर्टिफिकेट लिखा होता है। अगर अलग से पासिंग सर्टिफिकेट है तो अलग से अपलोड करना है, और अगर जैसे सीबीएसई बोर्ड है अलग से नहीं है बल्कि वही मार्कशीट है तो उसी मार्कशीट को पासिंग सर्टिफिकेट में भी आप अपलोड कर सकते हैं। और इसका आपको खास ख्याल रखना है कि 10th की मार्कशीट में जिस तरह नाम है वैसा ही लिखना है। अगर सरनेम पहले है तो सरनेम पहले लिखना है, अगर आपका नाम पहले है तो आपका नाम पहले लिखना है। 10th की मार्कशीट को फॉलो करना है नाम लिखने में, आधार कार्ड को या और किसी डॉक्यूमेंट को फॉलो नहीं करना है। 12th की मार्कशीट, अगर आपने 12th पास कर दिया है पिछले साल में 24 में 23 में कभी भी, तो वो मार्कशीट भी आपको अपलोड करना होगी, उसके मार्क्स वगैरह आपको लिखना होंगे। अब ये बात भी जान ले कि जिन्होंने अभी 12th की एग्जाम नहीं दी है, अभी एग्जाम देना बाकी है, वो जब कोड लिखेंगे तो अपीयरिंग कोड में 01 लिखना है। और जो लोग 12 पास कर चुके हैं जिनके पास मार्कशीट है वो कोड लिखेंगे 02। अच्छा, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, और इस पर मैंने एक ऑडियो वीडियो बनाया था कि फोटो किस तरह चाहिए। तो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड उसका है वाइट ही होना चाहिए, नीला या और किसी भी किस्म का नहीं चलेगा। वाइट बैकग्राउंड के अंदर कलर फोटो आपको लेना है। इसी तरह पोस्ट कार्ड साइज का फोटो भी निकलना है तो आप पासपोर्ट साइज का बोलेंगे, तभी आप उनको फोटोग्राफर को बोलना है स्टूडियो में कि भाई पोस्ट कार्ड साइज का फोटो भी हमको चाहिए। तो पासपोर्ट साइज के आप 8 निकाल लो, 12 निकाल लो, पोस्ट कार्ड साइज के 3-4 निकाल लो। अब इसमें भी पोस्ट कार्ड साइज का भी, यानी जो एक ही फोटो है ना उसी में वो साइज को रीसाइज कर देगा फोटोग्राफर। फोटो आपका एक ही लेगा, उसी में पोस्ट कार्ड साइज भी आपको प्रिंट करके देगा, निकाल के देगा, और पासपोर्ट साइज भी निकाल के देगा। अब दोनों में क्या रहेगा, बैकग्राउंड व्हाइट रहेगा, कलर आपका कलर फोटो रहेगा, और नेम और डेट ऑफ कैप्चर आपका नाम जो है वो लिखना होगा। उधर नीचे पासपोर्ट साइज फोटो के नीचे आ जाएगा, पोस्ट कार्ड साइज फोटो के नीचे आ जाएगा। पोस्ट कार्ड साइज जो है 4/6 की रहेगी, उधर नीचे नेम आ जाएगा, और प्लस आप जिस डेट को फोटो खिंचवा रहे हैं वो डेट आएगी, डेट ऑफ बर्थ नहीं, जिस डेट को आप फोटो खिंचवा रहे हैं वो आएगी, और वो 2025 की ही डेट, यानी कि करंट डेट ही आपकी चाहिए। पुराने फोटो आपके काम नहीं आएंगे। 2025 में अगर आपने इसी तरह फोटो खिंचवाए होंगे तो चलेगा, लेकिन अगर बैकग्राउंड गड़बड़ होगा तो नहीं चलेगा, व्हाइट बैकग्राउंड ही चाहिए। और आपके जो 10 उंगलियां जो है हमारी फिंगर्स और थंब जो है उसको एक व्हाइट पेपर पे उसकी इंप्रेशन डालना है। तो मतलब ये जो पोरे हैं अपने जो लास्ट पॉइंट्स होते हैं उस पे या तो आप ब्लैक, या तो आपके पास इंक पैड हो तो इंक पैड के अंदर आप उसको डुबो सकते हैं, क्या कहते हैं उसमें दबाकर आप कर सकते हैं, वरना फिर आपकी उंगलियों पे आप ब्लू पेन से उसको आप कलर कर दे, ब्लू पेन से आप उसको कर दे कलर, और उसके बाद व्हाइट पेपर पे आप 10 फिंगर पूरे एक साथ 10 फिंगर को आपको उसकी इंप्रेशन
डालनी है, वो पेपर भी आपको अपलोड करना रहेगा। अगर ब्लैक इंक हो तो ब्लैक इंक, ब्लू इंक हो तो ब्लू इंक। ये इसलिए है, ये आइडेंटिफाई के लिए कि आपकी जगह कोई दूसरा एग्जाम न दे, आप ही एग्जाम देने वाले हैं। तो फिंगरप्रिंट हो, फोटो हो, जितनी भी डिटेल आप शेयर कर रहे हो स्टूडेंट की ही होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए, वरना आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा और आप पे केस भी होगा फ्रॉडमेंट का कि आप चीटिंग कर रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट को अपने ही सब चीजें अपलोड करना होगी। 10 फिंगर्स खुद के ही होना चाहिए, किसी और के नहीं। हर चीज, फोटो हो, सिग्नेचर हो, हर चीज स्टूडेंट की खुद की ही होना चाहिए। तो ये 10 फिंगर्स जो है उसकी इंप्रेशन आपको व्हाइट पेपर पे लेना होगी। अब वो चाहे तो ब्लू इंक पेड हो या ब्लैक पेड हो, चल जाएगा, और उसको आपको अपलोड करना रहेगा। सिग्नेचर जो है व्हाइट पेपर पे लेना है, रनिंग हैंडराइटिंग में लिखना है और ब्लैक इंक पेन से लिखना है। सिग्नेचर है, ब्लू में नहीं चलेगी। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ब्लैक इंक लिखा है, तो व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक वाली बॉल पेन से आप सिग्नेचर कर सकते हैं। और रनिंग हैंडराइटिंग बराबर अल्फाबेट में आप लिखेंगे तो वो नहीं चलेगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। सिग्नेचर लगना चाहिए कि आप सिग्नेचर लिख रहे हैं, अपना नाम नहीं लिख रहे हैं। तो आपकी रनिंग हैंडराइटिंग में सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है, वो SC ST का तो एक बार का ही होता, वही चलेगा। और OBC है वो नॉन क्रीमी लेयर। OBC में जो नॉन क्रीमी लेयर होंगे उनको OBC लिखना होगा और वो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर पुराना हो तो पुराना फिलहाल अपलोड कर दो, काउंसलिंग के टाइम आप नया बना सकते हैं अगर एक्सपायर हो गया हो तो। और अगर आपने नया निकाल लिया है तो फिर बेहतर है, आप नया अपलोड कर सकते हैं। लेकिन नया नहीं निकाला है तो आप पुराना कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, फिर बाद में काउंसलिंग में आप नया बनवा लेना। EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। नहीं है EWS सर्टिफिकेट, OBC अगर अप्लाई किया है तो आप अप्लाई का नंबर जो है, एप्लीकेशन नंबर वगैरह भी डाल सकते हैं। वरना आपके पास कोई पुराना होगा वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपके ही नाम का होना चाहिए, किसी और के नाम का नहीं। आपके ही नाम का अगर पुराना डॉक्यूमेंट है तो आप अपलोड कर सकते हैं। और लास्ट ईयर ऐसा भी था कि अगर किसी के पास नहीं है तो एक रिटर्न में एक पेज लिख के देना होता था कि हमारे पास अभी नहीं है, हमारा अप्लाई करेंगे हम, हमारे पास आएगा, काउंसलिंग से पहले हम अपलोड कर देंगे, काउंसलिंग से पहले हम अपलोड कर देंगे। इस तरह का एक पेपर पे लिख के अपलोड कर देते थे तो वो एक्सेप्ट हो जाता था। ये इतना कोई आपके फॉर्म रिजेक्शन में ये कोई मायना नहीं रखता है। आप जिस कैटेगरी से है वो कैटेगरी आप लिख सकते हैं और आपके पास वो सर्टिफिकेट हो तो अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो आप उसका एप्लीकेशन अगर आपने कर दी है तो एप्लीकेशन उस नंबर डाल दीजिए। और बहुत सी मरता ये होता है कि LC मिलने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग अभी 12 की एग्जाम देने वाले हैं तो उनके पास तो LC है ही नहीं, तो वो अप्लाई भी नहीं कर सकते EWS वगैरह में। तो EWS के लिए बहुत सी जगह पे LC मांगते हैं, तो अगर अभी है ही नहीं तो आप लिखकर भी अपलोड कर सकते हैं कि हमारा अभी LC बाकी है और EWS उसके बाद ही बनेगा। तो हम जब भी हमारे पास EWS सर्टिफिकेट आएगा हम अपलोड कर देंगे। स्टूडेंट का मोबाइल नंबर चाहिए और स्टूडेंट का ईमेल आईडी चाहिए, यानी स्टूडेंट का खुद का हो ज्यादा अच्छा है या उसके गार्डियन में जो भी हो, तो उनको दो नंबर रखना पड़ेंगे, 2 मोबाइल नंबर और 2 ईमेल। एक तो स्टूडेंट के नाम में एक मोबाइल नंबर जाएगा, स्टूडेंट के ईमेल में जाएगा, और एक पेरेंट्स के मोबाइल और फैमिली मेंबर कोई भी हो, पेरेंट्स या गार्डियन जो है उनका एक मोबाइल चाहिए और उनका ईमेल चाहिए। यानी कि पर एप्लीकेशन 2 मोबाइल नंबर और 2 ईमेल एड्रेस चाहिए, ताकि दोनों पे वो इंफॉर्मेशन आएगी और दोनों को OTP से वेरीफाई भी करना होगा। नीट का रिजल्ट कार्ड भी जो है वो भी उसी पर आएगा, और जो भी इंफॉर्मेशन जो NT की तरफ से आएगी वो सब ईमेल और मोबाइल पे आएगी। इसलिए जो मोबाइल चालू है वही नंबर देना है, जो ईमेल आप देखते हैं रोजाना वही देना है। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसके मुताबिक आप इनकम लिख सकते हैं, फैमिली इनकम। और ये सब नेसेसरी चीजें नहीं है, ये खाली एक सर्वे के लिए बेसिक डिटेल मांगी जाती है। इसमें अगर आपकी इनकम जो है 1 लाख है तो 1 लाख लिख दें, 2 लाख है तो 2 लाख लिख दें। अगर इनकम सर्टिफिकेट निकाला हुआ है तो उसमें जितनी है वो लिख दें, ये आपकी एक्चुअल जो इनकम है वो लिख दें। ये सब चीजों को कोई वेरीफाई करने आता नहीं, ये सिर्फ एक सर्वे के लिए
जानने के लिए देखा जाता है। फादर मदर का एजुकेशन क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, अभी वो क्या कर रहे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं, ये सब वैसे ही इंफॉर्मेशन है। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी है आप लिख दीजिए और इससे आपके फॉर्म के रिजेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता कि इन चीजों में आगे पीछे होने से कुछ प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल भी नहीं। आधार कार्ड आपको रखना है। आधार कार्ड मोबाइल से आपका लिंक होना चाहिए ताकि ओटीपी आएगा तो आप इनपुट कर सकें। और प्रेजेंट एड्रेस आप अगर अलग है, आधार कार्ड में अगर परमानेंट एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस अलग है, तो प्रेजेंट एड्रेस का भी आपको आईडी कार्ड वगैरह जो भी कुछ आपके पास होगा वो आपको अपलोड कर देना है ताकि आपकी एग्जाम सिटी जो है वो प्रेजेंट एड्रेस के मुताबिक हो। इसलिए प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों का अगर सेम ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग है तो आपको प्रेजेंट एड्रेस में आपके पास जो भी प्रूफ हो, आपका स्कूल का आईडी हो, कॉलेज का आईडी हो, जो भी हो, वो भी आप अपलोड कर देंगे तो आपको एग्जाम सिटी आपको नियरेस्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। इसके बाद देखिए जो फीस का आता है कि जनरल, ओपन, जिसको अनरिजर्व भी कहते हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट हो गए, उनकी फीस जो है 1700 रुपये। और ओबीसी क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर यानी कि जो मालदार की गिनती में आते हैं, क्रीम तो कहते हैं मलाई को, यानी कि जो मलाई खाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। तो जो मतलब ऊपर की अच्छी खासी मतलब जिनकी इनकम है वो क्रीमी लेयर, कोई 8 लाख है कहीं पे, या जो भी जिसका जैसा होगा, 6 लाख 8 लाख, जो भी क्राइटेरिया गवर्नमेंट का तय होगा, तो वो क्रीमी लेयर में जो आते होंगे उनको जनरल की ही फीस देना है और उनको ओपन में ही एडमिशन लेना है। यू आर अनरिजर्व कैटेगरी में, क्रीमी लेयर, हाँ, जो मालदार समझे जाते हैं, ओबीसी है लेकिन मालदार समझे जाते हैं, उनकी 1700 रुपये फीस है। और जीएसटी और बैंक चार्जेस जो होंगे वो भी साथ में अलग से देना होंगे। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, जो नॉन क्रीमी लेयर जो गरीबी के उसमें शुमार किए जाते हैं, तो उनके लिए 1600 रुपये है, प्लस जीएसटी और बैंक चार्जेस जो होंगे वो देना होंगे। और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी, फिजिकल पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटी, और थर्ड जेंडर, इनकी 1000 रुपये फीस है प्लस जीएसटी और बैंक चार्जेस। और जो आउटसाइड इंडिया से एग्जाम दे रहे हैं, गल्फ कंट्री में है, तो उनके लिए 9500 रुपये है, 9500 प्लस जीएसटी और जो भी बैंक चार्जेस हो गए। जो फॉरेन कंट्री जो है, कहाँ कहाँ इनके एग्जाम सेंटर हैं, कुवैत सिटी, दुबई, अबू धाबी, दोहा, मस्कत, रियाद, शारजा, ये तो हो गए गल्फ। और गल्फ के अलावा और दूसरी अदर कंट्री कौन सी है, काठमांडू, मनामा, सिंगापुर, बैंकॉक, कोलंबो, कुलालमपुर और लागोस। यहाँ पे ये लोग भी अगर वहां इन सब जगहों पे एग्जाम सेंटर हो गए, उनको 9500 रुपये देना होगा, इसलिए कि उनके लिए कॉस्ट ज्यादा वहां पे उनको एक्सपेंस होती है एनटीए की इंतजाम करने के लिए। अभी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन ही होगी, ऑफलाइन नहीं होगी, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्मेशन पेज बाद में भेजने की कहीं जरूरत नहीं है, वो आपके पास ही आपको रखना है। तो ऑनलाइन, पहली बात तो ये लिखिए कि ऑनलाइन ओनली होगा। और वेबसाइट है https://neet.nta.nic.in/। बस इसी वेबसाइट पे आपको फॉर्म फिलअप करना है, किसी और वेबसाइट पे नहीं, किसी और जगह पैसे मत दे देना, यही होना चाहिए। https://neet.nta.nic.in। एक स्टूडेंट एक ही एप्लीकेशन फिल करेगा, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसको सही करना है। देखो, जब तक आप सबमिशन नहीं करते वहां तक आप करेक्शन कर सकते हैं, जब तक आप सबमिट नहीं कर देते हैं, सबमिट बटन पे क्लिक नहीं करते हैं, वहां तक आप करेक्शन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एक स्टेप आपने कंप्लीट किया तो उसको दोबारा चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको सेव कीजिए, फिर सेकंड आप कर रहे हैं तो उसको सेव कर लीजिए और अच्छे से चेक कीजिए। आप चेक करते जाइए, अच्छे से चेक कीजिए। जब सब कंप्लीट हो जाए, आपको सेटिस्फाइड हो जाए, इत्मीनान हो जाए कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट है, कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, तभी आपको सबमिट करना है। तो एक स्टूडेंट को एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। मल्टीपल अगर फॉर्म भरेंगे
तो रिजेक्शन हो जाएगा, रिजेक्शन के चांसेस है और उसको सस्पिशियस कहा जाएगा कि ये बच्चा जो है वो चीटिंग कर रहा है, कि 2-4 भर के अलग अलग लोगों को बिठा रहा है कि अपनी तरफ से, तो उसको लोग गलत माने में लेते हैं। अगरचे हमसे भूल हो जाए लेकिन उसी को करेक्ट करना होगा, लेकिन और उसको सबमिशन से पहले आपको करेक्ट करना जरूरी है। और जो करेक्शन विंडो भी ओपन होगी 9 से 11 जो डेट दी हुई है, वो हर फील्ड के लिए नहीं होगी, लिमिटेड फील्ड में ही वो करेक्शन होगा, नेम वगैरह में नहीं होगा। इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान से फॉर्म फिलअप करना है, एक बार नहीं 10 बार चेक करने के बाद ही आपको उसको सबमिट करना है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और एनटीए की वेबसाइट पे टाइम टू टाइम जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसको भी देखना है, जिसकी मैं जानकारी आपको देता रहूंगा। क्योंकि अभी ये जो स्टार्ट हो रहा है ना, तो एनटीए कुछ ना कुछ आपको गाइड करता रहेगा। जो फॉर्म फिलअप करने में भी प्रॉब्लम आ रही, किसी के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं, किसी के पास वो नहीं, तो उसमें भी रिलैक्सेशन होता रहेगा। कभी कभी डेट भी आगे बढ़ जाती है, लेकिन हमें तो ये जो डेट दी है 7 मार्च, उसी को फॉलो करना, उससे पहले सब चीज कंप्लीट कर लेनी है। देखो, ईमेल और मोबाइल नंबर अपना खुद का होना चाहिए या फैमिली मेंबर का होना चाहिए, साइबर कैफे का या अननोन पर्सन का नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ओटीपी से वेरीफाई भी होगा और सब मैसेज वगैरह आपको ही आएंगे, तो ये आपके पास होना चाहिए। कॉलेज वालों का, स्कूल वालों का नहीं होना चाहिए। एक एप्लीकेशन में एक मोबाइल नंबर, अगर 2 भाई दे रहे हैं या 2 बहन दे रहे हैं या एक घर में से 2 या 3 मेंबर दे रहे हैं, तो हर एक का मोबाइल अलग अलग रखोगे तो बेटर है। पर एप्लीकेशन मोबाइल आपको अलग होना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो एक एप्लीकेशन में जो मोबाइल नंबर दिया है वो दूसरे एप्लीकेशन में आपको नहीं देना है। तो मोबाइल और ईमेल एक स्टूडेंट का चाहिएगा और एक फैमिली मेंबर्स में से किसी का भी चाहिएगा। एप्लीकेशन नंबर आपका जब जनरेट होता है तो उसको आपको लिख लेना है, और जब भी आप लॉगिन करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर और एक पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड ऐसा सिंपल बनाइए जो आपको हमेशा याद रहे और उसको लिख लिया कीजिए ताकि, और उसका स्क्रीनशॉट भी मोबाइल में आप व्हाट्सएप में जैसा कि लिखा और आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो लिख भी लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए। ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है नॉन क्रीमी लेयर में, वो सेंट्रल लिस्ट में वो चेक कर सकते हैं कि इनका नाम अगर इस लिस्ट में है, सेंट्रल लिस्ट में, तभी वो ओबीसी लिखेंगे, और जिनका नाम सेंट्रल लिस्ट में नहीं है उसको एज ए जनरल सिलेक्ट करना है, वही फीस भरनी है। फिर जब स्टेट काउंसलिंग चालू होगी और स्टेट में अगर वो ओबीसी में आते होंगे तो उनको स्टेट में ओबीसी के उसमें लेकर रिजर्वेशन कैटेगरी में वो एडमिशन ले सकते हैं। यहां इन्होंने कहा है कि एक वेबसाइट है http://www.ncbc नॉन क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लास, समझ लीजिए ncbc.nic.in/ फिर सुन लीजिए http://www.ncbc.nic.in/। इसमें नॉन क्रीमी लेयर की सेंट्रल लिस्ट है ओबीसी की। इसमें अगर आपका नाम है तो आप ओबीसी एनसीएल आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो फी पे कर सकते हैं। और आपका नाम अगर सेंट्रल लिस्ट में नहीं है बल्कि स्टेट लिस्ट में है तो आपको यहाँ पे जनरल लिखने के लिए कहा गया है। और फिर जब स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप वहां पे ओबीसी सर्टिफिकेट अपना अपलोड करके आप ओबीसी का रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं। एमसीसी में आपको नहीं मिलेगा। एमसीसी में ओबीसी का फायदा उसी को मिलेगा जो, यानी ऑल इंडिया 15% जो कोटा होता है उसमें ओबीसी का फायदा उन्हीं को मिलेगा जिनका ये सेंट्रल लिस्ट में नाम होगा। ठीक है, अभी देखो पासपोर्ट के बारे में, पासपोर्ट साइज फोटो के बारे में मैंने बताया था, दोबारा सुन लीजिए। पासपोर्ट साइज फोटो जो है उसकी 8 कॉपी या 12 कॉपी बना लीजिए जो आपको सब जगह काम आए। एडमिट कार्ड के अलावा बाद में काउंसलिंग के अलावा स्कॉलरशिप में, तो एक ही फोटो अगर सब जगह रहेगा तो ज्यादा बेटर होगा। पोस्ट कार्ड साइज फोटो 4x6 का होना चाहिए, वो 4 कॉपी निकाल लीजिए तो बेहतर है, और उसमें नाम होना चाहिए नीचे, और जिस दिन आप फोटो निकाल रहे हैं वो तारीख होनी चाहिए, और ये जो है 2025 का ही होना चाहिए, पुराना नहीं चलेगा।
और जो है वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कलर फोटो रहेगा, बैकग्राउंड वाइट रहेगा। कैप और गॉगल्स नहीं चलेगा। आपको रेगुलर अगर चश्मा पहनते हैं, आप रेगुलर स्पेक्स पहनते हैं, नंबर के चश्मे हैं मान लो, तो वो अलाउ है, वो चश्मा पहन के आप फोटो निकाल सकते हैं, लेकिन गॉगल्स नहीं पहन सकते। हिजाब दुपट्टा कोई लड़की अगर पहनती है तो उसके दोनों कान जो है विजिबल होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट का है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, उसके दोनों ईयर भी विजिबल होना चाहिए, दोनों कान विजिबल होना चाहिए। लेकिन लड़कियां चूंकि दुपट्टा वगैरह डालती है तो कहीं उसमें छुप न जाए, इसलिए मैं स्पेशल कह रहा हूं कि लड़कियां हिजाब या दुपट्टा जो भी सर पे डालती हो तो वो कान के पीछे से उनको लेना है, ताकि फोटो में कान क्लियरली विजिबल हो। 80% फेस जो है रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, कि फेस पहचानने में आना चाहिए। फोटो लेने का मकसद ये है कि आपकी जगह कोई और एग्जाम न दे, आप ही एग्जाम दो। ये फेस रिकॉग्नाइजेशन होगा तो आपको एडमिट कार्ड में और सब जगह कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप ही है ऐसा समझा जाएगा, कोई और नहीं है। स्टूडेंट का नाम बात हो गई हमारी, डेट और फोटो कैप्चर कर रहे हैं वो डेट होनी चाहिए और नाम होना चाहिए। 2025 का ही फोटो होना चाहिए और सेम फोटो जो है एडमिट कार्ड में भी हमको चिपकाना रहेगा, काउंसलिंग पर्पस में भी काम आएगा। पोलराइड और कंप्यूटर जनरेटेड फोटो एक्सेप्ट नहीं होंगे, ब्लर्ड फोटो एक्सेप्ट नहीं होंगे। आपको क्लियर निकालना है और आपको मोबाइल में निकालने के बजाय फोटो स्टूडियो जाके ये काम करवाना है। ब्लर्ड फोटो नहीं चलेंगे और अपलोड करने के टाइम भी अगर ब्लर हो जाता है आपके फोटो या कोई भी डॉक्यूमेंट, उसको डिलीट करके दोबारा आपको क्लियरली विजिबल अपलोड करना होगा। फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए और दोनों ईयर जो है वो भी विजिबल होना चाहिए। अभी जब हम एप्लीकेशन शुरू करेंगे तो उसमें क्या होगा, पहले पर्सनल डिटेल्स भरना होगी, ठीक है। वो आपका जो भी नाम वगैरह है बराबर देख के भरिएगा। आधार कार्ड को फॉलो नहीं करना है नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में, आपको फॉलो करना है 10th की मार्कशीट को, उसमें जैसा नाम लिखा होगा उसी तरह आपको लिखना है। दूसरी चीज जो है कि क्वेश्चन पेपर का मीडियम, कि आप क्वेश्चन पेपर कौन सी जबान में आप एग्जाम देना चाहेंगे। अगर आपने इंग्लिश लिखा तो सिर्फ इंग्लिश बुकलेट आएगी और कोई लैंग्वेज नहीं आएगी। और अगर आपने हिंदी लिखा, कि अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, हिंदी लिखा तो हिंदी के साथ इंग्लिश भी आएगी, यानी इंग्लिश जो है किसी भी लैंग्वेज के साथ आएगी। 13 लैंग्वेज में जो ये पेपर है तो इंग्लिश लिखेंगे तो सिर्फ इंग्लिश ही बुकलेट आएगी और कोई लैंग्वेज नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने हिंदी चूज किया तो हिंदी के साथ इंग्लिश भी बुकलेट आएगी, दोनों आएगी। कि आपको हिंदी में कंफर्टेबल है, ठीक है, फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। लेकिन हिंदी हो, गुजराती हो, कोई भी जबान में हो, अगर क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन रहा तो वो इंग्लिश में जिस तरह पूछा गया है उसी को देखा जाएगा। आपके ट्रांसलेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो उसको नहीं शुमार किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इंग्लिश को मेन माना जाएगा और जो सपोर्ट के लिए आपको लैंग्वेज मानी जाएगी, कि आपका ट्रांसलेशन करके जो आपको दिया जा रहा है हिंदी में, गुजराती में, कोई भी जबान में, तो वो सिर्फ सपोर्ट के लिए है। मेन जो देखा जाएगा आंसर के टाइम वो इंग्लिश में जिस तरह होगा वही उसको समझना होगा। हिंदी में ट्रांसलेशन रॉन्ग हो गया, गुजराती में रॉन्ग हो गया तो वो आपकी जिम्मेदारी है, एनटीए की जिम्मेदारी नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है कि आप हिंदी सिलेक्ट करोगे तब भी इंग्लिश आएगा। तो आप किसी क्वेश्चन को नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में देख सकते हैं। गुजराती वाले गुजराती सिलेक्ट करेंगे तो गुजराती के साथ इंग्लिश भी आएगा, ठीक है। इसी तरह जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे उसके साथ इंग्लिश बुकलेट भी साथ में ही आने वाली है, तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर है। सिर्फ अगर इंग्लिश जिसने सब सिलेक्ट कर लिया तो वो इंग्लिश ही आने वाली है, उसके साथ सपोर्ट में कोई नहीं आएगा और ये चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपने जो आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया वो चेंज नहीं होगा। इसलिए आप जिस जबान में कंफर्टेबल है वो जबान भी लिखिए, तो इंग्लिश तो उसके साथ बुकलेट आने ही वाली है। एग्जाम सिटी जो है उसमें 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपके प्रेफरेंस में, आपके नजदीक में जो आपकी जो प्रेजेंट एड्रेस है उससे नजदीक में जो 3 सिटी हो आपको लिखनी है, ठीक है। नजदीक से नजदीक जो होगा वो लिखना है। अब उसमें हर ज्यादातर तो वो एक ही स्टेट में सब रहेंगे,
तो उनको स्टेट अगर 3 सिटी में से एकदम जो नजदीक होगी वो आपको मिल गई तो ठीक है, मान लो पहली भी नहीं मिली, दूसरी भी नहीं मिली, तीसरी भी नहीं मिली, तो फिर आपके स्टेट में कोई और जो भी सेंटर होगा वहां आपको जाना होगा। एनटीए ने ये कहा है कि ये जो है कंप्यूटर जनरेट एग्जाम सिटी का अलॉटमेंट होगा, नो ह्यूमन इंटरफेस, इसमें किसी आदमी का कोई दखल नहीं है। फिर भी ये गर्ल्स कैंडिडेट के हिसाब से, पीडब्ल्यूबीडी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के हिसाब से कंप्यूटर जो है नियरेस्ट देने की कोशिश करता है। तो हमारा काम है 3 सिटी को जो हमारे लिए नजदीक हो या हमको जो मुनासिब हो उसको लिखना है। उसके बाद कंप्यूटर जो आपको अलॉट करे, आपकी चॉइस की आ जाए तो बहुत बढ़िया, अगर आपकी चॉइस की नहीं भी आई तो कंप्यूटर जो अलॉट करेगा एडमिट कार्ड में आएगी, तो वहां पे आपको जाना होगा। अभी जैसे गुजरात में ऐसा है कि गुजरात के नियर बाई दमन और सिलवासा भी है, तो अगर कोई वापी वलसाड़ रहता हो तो उसको यूनियन टेरिटरी का भी एक फायदा हो सकता है कि वो दमन, दादरा नगर हवेली जो है, सिलवासा को भी चूज कर सकता है। इसी तरह दीव है, तो जो दीव के आसपास में गुजरात के जो दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट है वो दीव को भी चूज कर सकते हैं, एक ऑप्शन उनको ये भी मिल सकता है। और ये दीव, दमन, सिलवासा, इसमें गुजराती लैंग्वेज भी मिलेगी। अगर कोई गुजराती में चूज करेगा तो वो गुजराती लैंग्वेज इन 3 यूनियन टेरिटरी में दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो एग्जाम सिटी का अलॉटमेंट वो कंप्यूटराइज्ड होगा। तो लेकिन आपको आपकी प्रेफरेंस जो भी होगा, 3 नजदीक की सिटी आपको सिलेक्ट करना है। अब जैसा मतलब स्टूडेंट के हिसाब से गर्ल्स कैंडिडेट को ज्यादा पहले नजदीक की सिटी दी जाती है और बॉयज को थोड़ा सा दूर भी कभी कभी जाना पड़ता है, लेकिन विद इन स्टेट ही आपका रहेगा, आउट ऑफ स्टेट आपका एग्जाम सेंटर नहीं होगा। जो आपका प्रेजेंस एड्रेस है उसी के मुताबिक होगा। एजुकेशन डिटेल्स आपको भरनी है। ठीक है, जो भी है ये सब चीजें जो मैंने आपको बता रहा हूं कि जो आपकी 10th की मार्कशीट में जो नाम है, आपके जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीजें क्या है, एकदम आपको नेसेसरी है कि आपको ये सब करना है। अभी कुछ चीजें दूसरी जो है, जैसे एजुकेशन डिटेल्स आ गई, वो तो आपको लिखना ही है। 10th आपने पास कर लिया है, आप 12th पास कर रहे हैं या पास हो चुके हैं, वो आपको देना है। ये बाकी जो फादर मदर ये वो जो इंफॉर्मेशन ली जा रही है वो एक ऐसे ही सर्वे के तौर पे ली जा रही है, उसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है। फादर मदर से क्या लेना देना है, आपकी इनकम से क्या लेना देना है, वो सब चीजें ऐसे ही होती है। ठीक है, फादर मदर का एजुकेशन हो या उनका प्रोफेशन हो, उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। एजुकेशन डिटेल्स आपकी जो है वो आपको परफेक्ट डालनी है और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना है बराबर, जो 2025 में है। ये देखो एनटीवी बार बार लिख रहा है, तो मुझे जो पेज में जो मिला वापस में लिखता रहा, तो वो मेरे पास भी बार बार रिपीट हो रहा है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे लेनी है, ब्लैक इंक से लेनी है, रनिंग हैंडराइटिंग में लेनी है, कैपिटल में नहीं। और लेफ्ट एंड राइट हैंड के 10 फिंगर्स अपने को व्हाइट पेपर पे लेना है और उसको अपलोड करना रहेगा। और बात पहले हो गई 10 मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट की, कि उसको अपलोड करना है। जिसका पासिंग नहीं है उसको 10 मार्कशीट ही दोनों जगह पे अपलोड कर देनी है। और दूसरी जो कैटेगरी वाले हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, पीडब्ल्यूडी होगा, पीडब्ल्यूबीडी बेंचमार्क पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी होगा, तो उसको वो हिसाब से करना होगा। तो एग्जाम सिटी हमारे हाथ में नहीं है बच्चों, वो तो अब कंप्यूटर जो जनरेट करेगा उसके मुताबिक होगा। फिर एक बार देख लेते हैं, पोलराइड कंप्यूटर जनरेटेड फोटो एक्सेप्ट नहीं होगा, स्टूडियो में ही फोटो निकालना होगा। और जो लोग अपने मजहबी ड्रेस में, अपने धार्मिक ड्रेस में एग्जाम देना चाहते हैं वो उसमें यस लिखेंगे। जब पूछा जाएगा कि भाई आप आपके ड्रेस में एग्जाम देंगे या एनटीए के ड्रेस कोड में देंगे, तो अगर आप यस करते हैं आपके धार्मिक उसमें, तो फिर आप एग्जाम के टाइम कोई लड़की अगर हिजाब में जाती है, दुपट्टे में जाती है, तो वो वैलिड होगा। कोई सिख होगा और वो पगड़ी पहनकर जाएगा तो वैलिड होगा। कोई बच्चा जो है अगर टोपी पहनता है, वो टोपी पहनकर जाएगा तो वैलिड होगा, अगर वो कुर्ता पाजामा और टोपी पहनता है। तो धार्मिक जो ड्रेस है वो आप एप्लीकेशन के टाइम यस करोगे तो आपको एग्जाम सेंटर में भी जाने दिया जाएगा। और अगर अभी आपने
यस नहीं किया बल्कि एनटीए के ड्रेस कोड को आपने फॉलो करने के लिए कहा, तो फिर आपको उसी ड्रेस कोड में जाना पड़ेगा। इसलिए सभी से गुजारिश है कि जो लड़कियां खास करके जो हिजाब और दुपट्टा पहनती हैं, उनको उसमें धार्मिक ड्रेस में यस करना है, ताकि एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर में वो अपने हिजाब और दुपट्टे के साथ जा सके। अब जो फाइलें सब अपलोड करनी है वो पीडीएफ में वैलिड है, जेपीजी में वैलिड है, जेपीईजी में वैलिड है, ब्लर नहीं होना चाहिए, उसको आपको चेक करना है। अब जो साइज है वो पासपोर्ट साइज जो फोटो होगा, पासपोर्ट फोटो साइज जो होगी वो 10 केबी से 200 केबी के दरमियान होना चाहिए। हाँ, 10 केबी टू 200 केबी। पोस्ट कार्ड साइज का भी यही दिया है, 10 केबी टू 200 केबी में आना चाहिए। और जो फिंगर्स है वो 10 केबी टू 200 केबी, वो भी सेम है। रनिंग हैंड राइटिंग में सिग्नेचर जो होगी उसकी साइज थोड़ी कम है, 4 केबी टू 30 केबी। एक जगह लिखा है 4 केबी टू 30 केबी और एक जगह लिखा है 10 केबी टू 50 केबी। अभी एनटीए के ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन में 2 जगह अलग अलग साइज लिखी हुई है सिग्नेचर के बारे में, कि एक जगह लिखा है कि मिनिमम 4 केबी और मैक्सिमम 30 केबी, एक जगह लिखा है मिनिमम 10 केबी और मैक्सिमम 50 केबी। अब दोनों मैंने आपको बता दिया। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है उसकी साइज है 50 केबी टू 300। 10 मार्कशीट जो है उसकी फाइल होगी 50 केबी टू 300। एड्रेस प्रूफ फाइल साइज जो है 50 केबी टू 300। एनआरआई, ओसीआई एटसेट्रा जो भी सर्टिफिकेट हो गए उसकी साइज जो है 50 टू 300, सबका यही है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट 50 टू 300। मेडिकल सर्टिफिकेट होगा पीडब्ल्यूडी वालों का 5 डॉक्टर की बेंच का, वो भी 50 टू 300। और स्क्राइब की डिटेल्स, अगर किसी को या पेपर लिखने के लिए कोई किसी की हेल्प की जरूरत है, कोई ऐसा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो उसकी भी जो कैंडिडेट की डिटेल है, जितनी साइज की चाहिए फाइल उतनी ही साइज की उसको भी लगेगी। बस खास याद रखना, कुर्ता पाजामा टोपी पहन के जाने वाले बच्चे या पगड़ी लगा के जाने वाले सिख बच्चे या मुस्लिम लड़कियां जो हिजाब दुपट्टा पहनती है, उनको यहाँ पे यस करना होगा ताकि वहां पे वो पहन के जा सके, मजहबी ड्रेस में, धार्मिक ड्रेस में वो जा सके। सबमिशन से पहले आपको सब चेक कर लेना है, फोटोग्राफ बराबर अपलोड हुआ है, सिग्नेचर बराबर अपलोड हुई है, ब्लर्ड नहीं है, बिल्कुल विजिबल है, सिग्नेचर भी बराबर नजर आती है, फोटोग्राफ भी नजर आता है, क्योंकि यही सिग्नेचर की इंप्रेशन आपकी सब जगह आएगी। क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम आई है तो उसको डिलीट कर दो और दोबारा अपलोड करो, ठीक है। और अगर आप ब्लर्ड फोटो अपलोड करोगे तो एनटीए ने कहा है कि हम रिजेक्ट कर देंगे और उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा करेक्शन का। फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने के टाइम ही चेक करना है कि ब्लर नहीं होना चाहिए। ब्लर हो तो दोबारा डिलीट करके आपको दोबारा अपलोड करना होगी, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और तमाम डिटेल जो है कैंडिडेट की होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और केस भी रजिस्टर हो जाएगा। पेमेंट जो करना होगा, लास्ट ऑप्शन जो होगा आप सबमिट कर दोगे उसके बाद, तो नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से कर सकते हैं। प्रोसेसिंग चार्ज, जीएसटी जो भी होगा बैंक की तरफ से, पेमेंट का जो गेटवे सर्विस प्रोवाइडर है उसकी तरफ से वो आपको पे करना होगा। और पेमेंट पे करने के बाद कंफर्मेशन पेज आएगा, कंफर्मेशन पेज जनरेट होगा, तभी आपका एप्लीकेशन कंफर्म माना जाएगा। जब तक पेमेंट के बाद कंफर्मेशन पेज डिस्प्ले नहीं होता है, आपके सामने नहीं आता है, वहां तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। और आपके ये फॉर्म जो है मल्टीपल टाइम आप भर सकते हैं। स्टेप 1 आपने भरा, स्टेप 2 भरा, जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करते वहां तक आप कितनी भी सिटिंग के अंदर थोड़ा थोड़ा करके भी आप भर सकते हैं। कभी मान लो कि आपने भरना शुरू किया, नेटवर्क इश्यू आ गया, आप नहीं भर पाए, फिर जब नेटवर्क आया फिर आपने भरना शुरू किया, तो आप सेव करते रहिएगा। जब भी आप फॉर्म भरने बैठते हैं तो आप उसको सेव करते रहिए और आप मल्टीपल टाइम में उसको कंप्लीट कर सकते हैं सबमिशन करने तक। एक बार आपने सबमिट कर दिया उसके बाद फिर कोई चेंज नहीं होगा, उसके बाद ही फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो पेमेंट आप फिर कर सकते हैं सबमिट करने के बाद। लेकिन आपका फाइनल जो एप्लीकेशन कंफर्मेशन कब होगा? जब पेमेंट के बाद कंफर्मेशन पेज डिस्प्ले होता है और कंफर्मेशन पेज जनरेट होता है।
और अगर जनरेट नहीं होता है तो आपको बैंक को, पेमेंट गेटवे जो सर्विस प्रोवाइडर है उनसे कांटेक्ट करना होगा। और यूं समझिए कि आपका फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, अभी आपका काम कंप्लीट नहीं, अद्धा लटका हुआ है। जब पेमेंट जाएगा एनटीए को, कंफर्मेशन पेज आएगा, तभी आपका कंफर्म होगा कि आपकी एप्लीकेशन कंफर्म सबमिट हो गई है, रजिस्टर हो गई है। इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि जब पेमेंट करते हैं तो नेट की स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। एकदम अच्छी स्पीड होगी तो इजीली ट्रांजैक्शन हो जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होगा तो बहुत अच्छी बात है, नेट बैंकिंग भी अच्छी बात है। यूपीआई में बोले थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कभी कभी आता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग में इजीली हो जाता है। कार्ड से यूज करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ऐसा लोगों का कहना है। और गूगल जो है उसमें थोड़ा ट्रांजैक्शन में लेट भी होता है। आप देख लीजिएगा, गूगल से भी होता है पेमेंट, यूपीआई से भी होता है, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो तो उसको यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है। लेकिन नेट की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसका आपको ख्याल रखना है, वरना आपका पेमेंट अगर नहीं पहुंचा और कभी ऐसा हुआ कि मान लो आपने पेमेंट किया और कुछ प्रॉब्लम आ गई बाद में और वो एनटीए को नहीं पहुंचा, तो वो 2-3 दिन में आपको रिफंड भी हो जाता है। तो आपको नया पेमेंट फिर करना होगा, ठीक है। और जो कंफर्मेशन पेज आएगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, सेव कर लेना है, प्रिंट कर लेना है, और ये आपके रेफरेंस के लिए 2-5 कॉपी आपको निकाल के रखना है। आपको एनटीए को भेजने की जरूरत नहीं है। कंफर्मेशन पेज आ गया यानी आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। तो 3 स्टेप जो है कैन बी डन टुगेदर और एट सेपरेटिंग। एक साथ या तो तुम कर सकते हो या अलग अलग सिटिंग्स में कर सकते हैं। पेमेंट के बाद ही, कंफर्मेशन पेज के बाद ही आपका एप्लीकेशन कंफर्म होगा। देखो, मोबाइल और ईमेल जो है उस पर ओटीपी आएगा, इसलिए मोबाइल और ईमेल भी आपके पास होना चाहिए कि ओटीपी आए तो आप ओटीपी देखकर, ईमेल और मोबाइल में देखकर आप सबमिट कर सको। इंश्योर ऑल इंफॉर्मेशन मस्ट बी करेक्ट। बराबर, सब इंफॉर्मेशन सही है नहीं है आपको बार बार चेक करना, एक बार नहीं 10 बार आप चेक कीजिए, क्योंकि ये आपके फॉर्म का सवाल है। रिजेक्ट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप खुद कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, वो आप अच्छे से चेक करिए। आप कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपके साथ में 1-2 को भी से भी चेक करवाइए कि भाई मैंने ये भरा है, मेरी स्पेलिंग देख लीजिए, मार्कशीट आप दिखाइए, आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और वो फॉर्म चेक कीजिए ताकि स्पेलिंग मिस्टेक न हो। मेल फीमेल में भी कभी मिस्टेक हो जाती है, जल्दी जल्दी में कुछ उल्टा सुल्टा हो जाता है, उसका भी आपको ध्यान रखना है कि जो जिस तरह मांगा गया है उसी तरह आपको फिल करना है। देखिए, ऑल इंफॉर्मेशन जो है वो मस्ट बी करेक्ट है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर करेक्ट है कि नहीं वो आपको चेक करना है। ओटीपी आने वाला है उस पर, और जब भी जरूरत होगी आपको मोबाइल और ईमेल पे इंफॉर्मेशन आती रहेगी। और एक कैंडिडेट को एक ही एप्लीकेशन है, ओएमआर कॉपी वगैरह जो है वो भी आपको पेरेंट्स के ईमेल पे भी आएगी और स्टूडेंट के ईमेल पे भी आएगी, रिजल्ट कार्ड वगैरह हर चीज। खास आपको वापस क्या देखना है, अपना नेम बराबर है कि नहीं, ईमेल आईडी बराबर है कि नहीं, मोबाइल नंबर बराबर है कि नहीं, एड्रेस सही लिखा है कि नहीं है, पेरेंट्स की डिटेल आपने सही लिखी या नहीं है, पीडब्ल्यूडी अगर है तो वो स्टेटस आपका सही है कि नहीं, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आपने बराबर लिखा है, ओबीसी, नॉन क्रीमीलेयर, क्रीमीलेयर, एससी एसटी जो है वो आपने लिखा है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। एजुकेशनल डिटेल्स बराबर देखनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो होगी 10th की मार्कशीट में हो तो वही लिखना है, 10th की मार्कशीट में नहीं है तो फिर वो आधार में जो होगी वो लिखना है। क्वेश्चन पेपर मीडियम आपको अच्छे से चेक करना है, जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कीजिए। इंग्लिश तो बाय डिफॉल्ट आपको बुकलेट मिलने ही वाली है, आप किसी भी लैंग्वेज को प्रीफर करो तो ज्यादा बेटर है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इंग्लिश तो वैसे भी आने वाली है। एग्जाम सिटीज जो है आपको 3 लिखनी है, फिर कंप्यूटर आपको जो अलॉट करे उस पर आपको जाना होगा। जेंडर जो है मेल फीमेल वो बराबर आपको देख के लिखना है, और बाद में करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ लिमिटेड फील्ड में ही करेक्शन का ऑप्शन आएगा, ये खास ध्यान रखिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी और सिद्धा, इन सब के लिए क्राइटेरिया क्या है कि एक तो नीट के फॉर्म के लिए जो क्राइटेरिया है, ये फॉर्म जो है सब इन्हीं चीजों के लिए है, ठीक है, मेडिकल की ये सब ब्रांचेस के लिए है। लोअर एज लिमिट 17 साल है,
कि कम से कम 17 साल का बच्चा होना चाहिए एडमिशन के टाइम, यानी 31 दिसंबर 2025, 31 दिसंबर 2025 में 17 उसके कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ, तो ही वो एक्सेप्टेबल है, वरना नहीं। 17 से ज्यादा होगा, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अपर एज की कोई लिमिट नहीं है, वो 30 साल भी चलेगा, 40 भी चलेगा, 50 भी चलेगा, लेकिन ऐसा कोई देता नहीं है 50 साल तक। लेकिन अपर एज की कोई लिमिट नहीं है। 17 ईयर्स जो है वो मिनिमम है, 16 साल 11 महीने नहीं चलेंगे। और उसको दूसरी तरह समझ लें कि 31/12/2008, यानी 2008 में उसकी पैदाइश होनी चाहिए या उससे पहले होनी चाहिए। 2008 में पैदाइश हो, 2007 में, 2006 में, 2005 में, 2004 में, 2003 में, सब एक्सेप्टेबल है। 2008 के बाद 2009 में किसी का बर्थ होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं है इस साल के लिए। 2025 में नीट देने के लिए 2009 की डेट ऑफ बर्थ वाला, बर्थ ईयर 2009 वाला, 2009 वाला एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। 2008 या 2008 से पहले उसकी पैदाइश होना चाहिए। 2009 और 9 के बाद वाले एक्सेप्ट नहीं होंगे। अपर एज की कोई लिमिट नहीं है। अब जो दूसरा है कि जो अपियर है अभी इस साल, मतलब है कि एग्जाम देने वाले हैं, उनको 01 कोड सिलेक्ट करना है, और जो लोग 12 को पास कर चुके हैं उनको 02 सिलेक्ट करना है। और एनआईओस भी वैलिड है, अभी कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा वहां तक। जो भी आपने बाहर से एग्जाम दी होगी वो सर्टिफिकेट भी वैलिड है, एनआईओस जो है वो भी वैलिड है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मेडिकल के लिए एनआईओस और बाहर से एग्जाम दिया हुआ वैलिड है। अब मेन जो चीज आती है क्राइटेरिया 12 का, कि आपने चाहे नीट का फॉर्म भर दिया, नीट की एग्जाम दे दी। अब जिनके ऑलरेडी जो पास कर चुके हैं 12, उनको तो उनके मार्कशीट में तो दिख ही जाएगा कि 50% है या नहीं। लेकिन जो अपियर हो रहे हैं 12th में, उनको भी मिनिमम 50% लाना होगे, तभी जाके उनकी नीट का स्कोर कार्ड उनको काम आएगा, वरना नहीं काम आएगा। क्या है कि 12 की मार्कशीट में, 12 की मार्कशीट में पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, थियरी, प्रैक्टिकल, ये मिलाकर 50% होना चाहिए। किसके लिए? जनरल, अनरिजर्व कैटेगरी, ओपन कैटेगरी के लिए। ठीक है, और ये क्राइटेरिया किसके लिए है? एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, ये सब के लिए है। और अगर एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर है तो उनके लिए 40% कंपलसरी है। अब उसका एग्जांपल दे दूं कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, थियरी 100 मार्क्स का है तो 300 मार्क्स हुए, प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का है तो 50, 50, 50, 150 हो गए। तो 300 और 150, 300 एंड 150, 450 टोटल मार्क्स हुए। 3 सब्जेक्ट को मिलाकर 450 टोटल हुए। तो आपको 225 लाना है। ओपन, ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी वाला जो है, अनरिजर्व कैटेगरी है लेकिन इसमें ईडब्ल्यूएस भी आ गया है, उनको कितने लाना है? 450 में से 225। थियरी के अगर 300 होते हैं और प्रैक्टिकल के 50-50 होते हैं, 3 सब्जेक्ट के, तो 150 हो गए, 150। तो 450 में से 225 लाना है विदाउट ग्रेसिंग मार्क्स। जो पास होने के टाइम जो ग्रेसिंग मार्क्स देते हैं वो काउंट नहीं हो गए, आप पास हो गए वो काफी है। और सब सब्जेक्ट में 50 नहीं हो गए चलेगा, किसी में ज्यादा आ गए, किसी में कम आएगा तो भी एक्सेप्टेबल है। तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर देखा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के थियरी, प्रैक्टिकल, तीनों को मिलाकर अगर आपका 450 बनता है, जो भी बनता है उसका आधा होना चाहिए। अब 450 है तो उसका 225 आना चाहिए। ओपन, ईडब्ल्यूएस, जनरल, अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए। और जो एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर है उनके 40%, यानी अगर 450 मार्क्स बनते हैं तो उनको 180 मार्क्स उनके आना चाहिए विदाउट ग्रेसिंग, तभी जाकर मेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें एक बात क्लियर कर लूं, अच्छा यही क्राइटेरिया जो है वो अब्रॉड एजुकेशन में भी चलेगा। अगर अब्रॉड भी कोई पढ़ने जाता है कि अगर इंडिया में उसको एडमिशन नहीं मिलता है तब भी उसके एमबीबीएस में एडमिशन ले रहा है अब्रॉड में तो 50% ओपन ईडब्ल्यूएस वाले के होना चाहिए और एससी, एसटी, ओबीसी के 40% होना चाहिए।
कभी जाके वो इंडिया में आकर प्रैक्टिस कर सकेंगे। अगर ये नहीं हुए तो इंडिया में उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, प्रैक्टिस के लायक नहीं समझा जाएगा। इसलिए अब्रॉड जाने से पहले भी आपकी मार्कशीट ये होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बच्चे जो है वो बोर्ड में पास नहीं हो पाते हैं, तो फिर वो एनआईओएस बोर्ड से भी एग्जाम देते हैं, तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस मोड होता है, तो उनको पढ़ने का टाइम मिल जाता है, थोड़ा इजीली समझाया जाता है, तो कुछ बच्चे फिर एनआईओएस को भी पास कर लेते हैं, तो वो वैलिड हो जाएगा। एनआईओएस से भी आप एग्जाम देकर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन 50% से कम में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है। और दूसरा ये है कि हाँ, गुजरात स्टेट की बात करूं तो गुजरात स्टेट ने ये किया है पिछले 2 साल से कि एमबीबीएस में उन्होंने 50% क्राइटेरिया निकाल दिया है। एमबीबीएस में सिर्फ 12th पास होना चाहिए। ये गुजरात गवर्नमेंट ने ये रूल पास किया है 2 साल से कि एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो वो नीट बेस्ड एडमिशन होगा और एलिजिबिलिटी 12th में सिर्फ पास होना चाहिए, चाहे वो ग्रेसिंग मार्क्स से पास हुआ हो। हाँ, कितने ही कम मार्क्स से पास हुआ हो वो एमबीबीएस के लिए एलिजिबल है। ठीक है। लेकिन अगर उसको बीडीएस में एडमिशन लेना है, उसको आयुर्वेद में एडमिशन लेना है, उसको होम्योपैथ में एडमिशन लेना है तो 50% जरूरी है। ये थोड़ी उल्टी गंगा बह रही है कि मेडिकल जो हायर एजुकेशन की फील्ड है जिसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है, पेशेंट की ट्रीटमेंट में इमरजेंसीज को हैंडल करना होता है, उसमें सिर्फ पासिंग 12 पासिंग पर रख दिया है। और बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस जिसमें कोई इतनी इमरजेंसी नहीं होती है, वो एक नॉर्मल ट्रीटमेंट होती है, उसमें उसके अंदर 50% कंपलसरी कर दिया है। तो गुजरात में ये फर्क है। बाकी पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उसमें 50% कंपलसरी कहा गया है। और नीट के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में एवरी ईयर आता है कि ये पीसीबी में 50% होना कंपलसरी है। एवरी ईयर आप नीट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे तो उसमें 50% लिखा हुआ रहेगा। और किसी भी स्टेट का आप एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, तो उसमें 50% यही पीसीबी का लिखा हुआ आप